नमस्कार दोस्तों। स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। बच्चों, आज इस वीडियो में कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए समाजशास्त्र के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो 2023 बोर्ड एग्जाम में और 4 मार्च की होने वाली परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। तो देर न करते बच्चों, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन लघुत्तरी है। परिवार से आप क्या समझते हैं? परिवार के प्रकारों की विस्तृत चर्चा कीजिए। तो बच्चों आइए देखते हैं, बहुत सरल है। परिवार से देखो, समाज साथ में सामाजिक चीज़ें ज़्यादा रहेगा। आप अपने मन से बना के लिखेंगे तो बच्चों आपको पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है ना। तो परिवार से आप क्या समझते हैं? परिवार के प्रकारों की विस्तृत चर्चा कीजिए। देखो क्वेश्चन नहीं छोड़ना है बच्चों, पूरा क्वेश्चन जो है करना है, ठीक है। अभी उत्तर देखेंगे, हेडिंग डाल लेंगे परिवार। देखो, प्रजनन तथा जैविक इकाई के रूप में परिवार में सामाजिक स्वीकृति से यौन संबंध रखने वाले एक स्त्री एक पुरुष तथा उनकी संतान, चाहे वह प्राकृतिक हो या गोद ली हुई होते हैं। सामाजिक इकाई के रूप में परिवार को दोनों लिंगों व्यक्तियों का वह समूह कहा जाता है जो विवाह या रक्त या गोद लेने के अधिकार से जुड़े हुए हों, जो आयु लिंग और संबंधों पर जो है आधारित भूमिकाएं अदा करते हों और जो सामाजिक रूप से एकाकी गृह में रहते हों। एलियन रास की परिवार की परिभाषा में पारिवारिक जीवन के भौगोलिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक तत्व शामिल हैं। इनके अनुसार बच्चों, परिवार किसी विशेष प्रकार के बंधुओं के रूप में समानता संबंधित लोगों का समूह है जो एक ही गृह में रहते हैं और जिनकी जो है एकता उनके अधिकारों, कर्तव्यों तथा भावनाओं के रूप में निहित रहती है। परिवार दो प्रकार के होते हैं, मूल परिवार तथा जो है विस्तृत परिवार, ठीक है। मूल परिवार, विस्तृत परिवार। अभी अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कृषक समाज की किन्हीं 3 विशेषताएं बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई वर्षों परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। कृषक समाज की 3 प्रमुख विशेषताएं बताइए, अथवा कृषक समाज की प्रमुख विशेषताएं क्या है। भारत में कृषक समाज की 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, अथवा कृषक समाज की मुख्य विशेषताएं बताइए। तो उत्तर देखेंगे बच्चों, रॉबर्ट रेडफील्ड के अनुसार कृषक समाज की 3 प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, कृषक समाज के सदस्य अपना जीवन यापन भूमि को जोत कर एवं उस पर नियंत्रण रखकर करते हैं। नंबर 2, कृषक समाज एक अविभेदीकृत एवं अस्त्रीकृत समुदाय है। नंबर 3, आर्थिक आधार पर कृषक समाज अन्य समाजों से भिन्नता लिए हुए होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ग्रामीण समुदाय की किन्हीं 2 विशेषताओं को उल्लेख कीजिए। सब वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। ग्रामीण समुदाय की किन्हीं 2 विशेषताओं का जो है उल्लेख करना है। आइए इसका उत्तर देखेंगे। ग्रामीण समुदाय की 2 मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, ग्रामीण समुदाय का प्रकृति के साथ प्रत्यक्ष संबंध होता है तथा इसमें रहने वाले लोगों का मुख्य पेशा कृषि होता है। नंबर 2, ग्रामीण समुदाय का आकार सीमित रहता है जिसके कारण जनसंख्या घनत्व कम होता है और सदस्यों में सामुदायिक भावना पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि बच्चों, हरित क्रांति के किन्हीं 3 प्रमुख प्रभावों का वर्णन कीजिए, अथवा भारतीय ग्रामों पर हरित क्रांति के प्रभाव की विवेचना कीजिए। देखो, कई वर्षों परीक्षाओं में पूछा गया है। आइए इसका उत्तर देखेंगे। देखो, हरित क्रांति के 3 प्रमुख प्रभाव निम्नलिखित है। नंबर 1, देश में खाद्यान्न में जैसे गेहूँ चावल हो गया, जौ हो गया, देश में खाद्यान्न उत्पादन तथा खाद्यान्न गहनता में वृद्धि के फलस्वरूप भारत अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भर बना है। नंबर 2, कृषि में नवीन मशीनों जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, ट्यूबवेल, पंप आदि का प्रयोग किया जाने लगा है। इस प्रकार तकनीकी के प्रयोग से कृषि का स्तर बढ़ा तथा कम समय और श्रम में अधिक उत्पादन एवं संभव हुआ है। नंबर 3, लोगों की आय में वृद्धि होने के फलस्वरूप ग्रामीण समाज में पारंपरिक रूप से चली आ रही प्रथाओं जैसे जजमानी प्रथा, वस्तु विनिमय आदि समाप्त हुई है। वस्तु विनिमय में क्या होता है? अदला बदली, ठीक है, वस्तुओं का लेन देन। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों हम लोग, नगरीकरण की 3 विशेषताएं बताइए। नगरीकरण की 3 विशेषताएं बताइए। देखो, नगरीकरण की 3 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, नगरीकरण ग्रामों के नगरों में बदलने की प्रक्रिया का नाम है। इसमें लोग किसी व्यवसाय को छोड़कर अन्य व्यवसाय करने लगते हैं। नंबर 2, नगरीकरण वह प्रक्रिया जिसमें लोग गांव छोड़कर शहरों में निवास करने लगते हैं, जिससे शहरों का विकास, प्रसार एवं वृद्धि होती है। नंबर 3, नगरीकरण जीवन जीने की एक विधि है जिसका प्रसार शहरों में से गाँव की ओर होता है। नगरीय जीवन जीने की विधि को नगरीयता या नगरवाद कहते हैं। नगरवाद केवल नगरों तक ही सीमित नहीं होता, वरन गांव में रहकर भी लोग नगरीय जीवन विधि से को अपना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों देखेंगे हम लोग। लोकतंत्र बहुत सरला है। देखो, ऐसा लग रहा है कि नागरिक शास्त्र से संबंधित है, लेकिन समाज शास्त्र में भी दिया गया है।
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, कई वर्षों परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र किसे कहते हैं? देखो, लोकतंत्र जनता द्वारा, लोगों द्वारा चुनी गई सरकार को लोकतंत्र कहते हैं। ठीक है। देखो, अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के अनुसार, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं अब्राहम लिंकन के अनुसार, लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। लोकतंत्र की दो मुख्य श्रेणियाँ है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और प्रतिनिधि यानी परोक्ष लोकतंत्र यानी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? अगला क्वेश्चन है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? देखो, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में सभी नागरिक बिना किसी चयनित या मनोनीत पदाधिकारी के मध्यस्थता के सार्वजनिक निर्णय में स्वयं भाग लेते हैं, लेकिन यह पद्धति केवल वहीं व्यवहारिक है जहां लोगों की संख्या सीमित हो। उदाहरण के लिए, एक सामुदायिक संगठन या आदिवासी परिषद या फिर किसी श्रमिक संघ की जो है स्थानीय इकाई, जहां सभी सदस्य एक कक्ष में एकत्र होकर विभिन्न मुद्दों पर परिचर्चा कर सके और सर्वसम्मत या बहुमत से निर्णय ले सके। ठीक है, इसी को प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। कानून और न्याय में क्या अंतर है बच्चों? अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कानून और न्याय में अंतर बताना है आपको। कानून में और न्याय में क्या अंतर है? संविधान से क्या अभिप्राय है? अथवा देखो, कानून का सार इसकी शक्ति है। कानून इसलिए कानून है क्योंकि इससे जो है बल प्रयोग अथवा अनुपालन के संचरण के माध्यमों का प्रयोग होता है। इसके पीछे राज्य की शक्ति निहित होती है। न्याय का सार निष्पक्षता है। कानून की कोई भी प्रणाली अधिकारियों के संस्तरण के माध्यम से ही कार्यरत होती है। ऐसे प्रमुख मानदंड जिनसे नियम और अधिकारी संचालित होते हैं संविधान कहलाता है। संविधान वह माध्यम है जो राजनीतिक शक्ति को सामाजिक हित को की ओर जो है प्रभावित करता है और उसे जो है सुसंगत बनाता है। यह एक ऐसा दस्तावेज जिससे किसी राष्ट्र के सिद्धांतों का निर्माण होता है। भारतीय संविधान भारत का जो है मूल मानदंड है। अन्य सभी कानून संविधान द्वारा नियत कार्यप्रणाली के अंतर्गत बनते हैं। ये कानून संविधान द्वारा जो है निश्चित अधिकारियों द्वारा बनाए एवं लागू किए जाते हैं। कोई विवाद होने पर संविधान द्वारा जो है अधिकार प्राप्त न्यायालयों के संस्करण द्वारा जो है कानून व्यवस्था होती है, व्याख्या होती है। उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय है और वहीं संविधान का सबसे अंतिम व्याख्याकर्ता भी है। जनतांत्रिक राजनीति से आप क्या समझते हैं? अगला क्वेश्चन है। देखो, जनतांत्रिक राजनीति से अभिप्राय बच्चों राजनीति के उस प्रारूप से है जिसमें आम लोग जनता चुनाव के माध्यम से सरकार का चयन करती है। इसके लिए विभिन्न राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशी चुनाव में जो है क्या करते हैं बच्चों? उतारते हैं तथा बहुमत प्राप्त करने वाला दल सरकार का जो है क्या करता है? गठन करता है। अगला क्वेश्चन है कि संदर्भ समूह से आप क्या समझते हैं? इंपॉर्टेंस क्वेश्चन बच्चों, संदर्भ समूह से आप क्या समझते हैं? देखो, यह वह समूह है, संदर्भ समूह वह समूह है जिसके साथ व्यक्ति उसकी आस्था, अभिवृद्धि व मूल्यों के रूप में एकरूप होना चाहता है, यद्यपि वह इस समूह का वास्तविक सदस्य नहीं होता। इस प्रकार कोई व्यक्ति स्वयं को एक गांधीवादी, एक मार्क्सवादी आदि मानता है, किंतु वह इन समूहों का सदस्य नहीं भी हो सकता है। ठीक है। अंतर्विवाह को समझाइए। अंतर्विवाह क्या है? आइए इसका उत्तर देखो। सामाजिक नियमानुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने ही वर्ग जात में विवाह करने की आज्ञा होती है। जो इस प्रकार एक ब्राह्मण युवक को न केवल कन्या से विवाह करना होता है बल्कि कन्याकुब्ज युवक को कन्याकुब्ज कन्या से विवाह करना होता है। कायस्थ जाति भी उपजातियों में विभाजित है। यथा सक्सेना, माथुर, श्रीवास्तव, भटनागर आदि कायस्थ युवक का विवाह अंतर्विवाही नियमानुसार उसी जाति में ही नहीं बल्कि उसी उपजाति में होता है। इस प्रकार अंतर्विवाह में व्यक्ति उसी सांस्कृतिक समूह में विवाह करता है जिसका जो है वह पहले से ही सदस्य है, जैसे जाति। अनुसूचित जाति की दो विशेषताएं बताइए। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति की दो विशेषताएं बताइए। उत्तर बच्चों लिखेंगे हम तो। अनुसूचित जातियों की दो समस्याएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, अशिक्षा तथा निरक्षरता। अनुसूचित जातियों में आज भी निरक्षरता का प्रतिशत जो है अन्य जातियों की अपेक्षा जो है अधिक है। अशिक्षा के कारण ही जनजातीय समाज अनेक रूढ़ियों तथा अंधविश्वासों में फंसा हुआ है। नंबर 2, स्वास्थ्य तथा मूलभूत सुविधाओं का अनुपलब्धता। आज भी अधिकांश जनजातीय क्षेत्रों में समुचित सुविधाएं तथा जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पहुंच संभव नहीं हो सकी है। इससे बच्चों उनको जो है अनेक परेशानी का सामना करना पड़ता है। मलेरिया, चेचक, हैजा जैसी बीमारियां तो इन क्षेत्रों में रोज़मर्रा में शामिल है। अगला क्वेश्चन है,
दिव्यांग से आप क्या समझते हैं? वे व्यक्ति जो शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम होते हैं दिव्यांग कहलाते हैं। सरल शब्दों में वह व्यक्ति जो किसी शारीरिक या मानसिक विकार कारण एक समान व्यक्ति की तरह किसी कार्य को करने में सक्षम नहीं होता है दिव्यांग कहलाता है। चलो थोड़ा बहुविकल्पी क्वेश्चन देख लिया जाएगा, देख लेते हैं हम लोग। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वह व्यवस्था जो एक समाज में लोगों के वर्गीकरण के साथ एक अधिक्रमित संरचना को अधिक्रमित करती है क्या कहलाती है? सामाजिक स्तरीकरण कहलाती है। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो बच्चों आर्य समाज की स्थापना जो है 1875 ईस्वी में हुई थी। जाति निरयोग्यता निवारण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये बच्चों 1856 ईस्वी में पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक बहिष्करण के क्या कारण हैं? जात, लिंग, का व खा दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब बच्चों का हो जाएगा का व खा दोनों हो जाएगा। ठीक है, यानी का भी हो जाएगा खा भी हो जाएगा। अनुसूचित जाति तथा जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो बच्चों जो है वर्ष 1989 ईस्वी में लागू किया गया था। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता उन्मूलन की बात की गई है अथवा अस्पृश्यता निवारण अधिनियम संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 17 से संबंधित है। छुआछूत का जो अंत है ये अनुच्छेद 17 में है। सॉरी, ये बच्चों हो जाएगा यहाँ का हो जाएगा अनुच्छेद 17 में। भारत में प्रथम पिछड़े वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो काका कालेकर। भारत में जो पिछड़े वर्ग के यानी ओबीसी के जो अध्यक्ष थे काका कालेकर थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है। तो बच्चों ये थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट समाजशास्त्र के क्वेश्चन।